जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? ठीक हैं? मैं शाहिद महमूद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो अभी मेरे सामने नॉलेज में आई हैं कि मैंने कहा चलें वो पिछली वीडियोज़ में शायद मुझसे कमी रह गई होगी, क्योंकि आपको पता है कि मैं कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं होता जिस पे बात कर रहा होता हूँ। तो कुछ चीज़ें थी जो मैं न्यू आपके साथ इस दफ़ा बताना चाहता हूँ कि रिगार्डिंग वर्क परमिट और ये टीआरसी की करंट सिचुएशन जो टर्की में चल रही है वो क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो पूरी की पूरी देखिएगा ताकि आपको बार-बार मुझसे कमेंट्स में या मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज पूछने की दिक्कत महसूस ना हो। ठीक है? जी, तो मैं बात ये बता रहा था कि बेसिकली आप टर्की आने के ना 2 प्रोसेस हैं, 2 तरीक़ाकार हैं। पहला तरीक़ाकार जो मैंने ऑलरेडी आपको डिफ़ाइन किया कि आप एनातोलिया जाते हो, वहाँ पे आप विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो और वो डॉक्यूमेंटेशन ईच एंड एवरीथिंग वो मेरी आप वीडियो में पिछली वीडियोज़ में आप उसको देख भी सकते हो। दूसरा तरीक़ाकार होता है कि आप लोग ना नॉर्मली ये कहते हैं जी कि मुझे वर्क वीज़ा इशू हुआ है। वर्क वीज़ा सिर्फ़ उस बंदे को सॉरी बिज़नेस वीज़ा इशू हुआ तो बिज़नेस के लिए आपको बिज़नेस अपनी सेटलमेंट शो करवानी पड़ती है। तो बिज़नेस वीज़ा अगर आपको इशू हुआ तो आप उसकी बेस पे कंपनी रजिस्टर यहाँ पे करवाते हैं पाकिस्तान से बैठे ही। अगर वो नहीं है तो वो आपका बिज़नेस वीज़ा नहीं है। तीसरी सिचुएशन है वर्क वीज़ा की। अब मैं इनमें फ़र्क बताता हूँ आपको कि फ़र्क क्या है। पहला फ़र्क ये है कि अगर आप विज़िट वीज़ा पे यहाँ पे आए हो और आपने यहाँ पे लॉन्ग स्टे करना है तो आप टीआरसी पे कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट या माइंड ये है कि मैंने वहाँ पे जाके जॉब करनी है और उसकी अर्निंग करनी है वहाँ से, तो डेफ़िनेटली आप टीआरसी पे जॉब नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको वर्क परमिट की ज़रूरत होगी। अब लोगों के माइंड में ये है कि जी ठीक है, हम जाते हैं पाकिस्तान से विज़िट वीज़ा पे और वहाँ पे जाके हम वर्क परमिट डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। तो भाई एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जब आप विज़िट वीज़ा पे टर्की में एंटर हो जाते हो तो तब तक जब तक आपकी टीआरसी नहीं बनेगी, आपका वर्क परमिट इश्यू नहीं होगा। क्योंकि वर्क परमिट के अप्लाई करने के लिए कम से कम 90 डेज़ का टाइम पीरियड आपकी टीआरसी का वैलिड पड़ा होना ज़रूरी है। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप मतलब लेट्स से अगर पाकिस्तान से डायरेक्टली जॉब के पर्पज़ से ही आ रहे हो, तो आपको वहाँ से वर्क वीज़ा इश्यू करवाना पड़ेगा वाया किसी कंपनी के जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आपको ऑफ़र कर रही है जॉब की, या बहुत से एजेंट हज़रात हैं जिनके कॉन्ट्रैक्टेड हैं डिफरेंट कंपनी के साथ। वो आप उनको ऑफ़र लेटर लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर लेते हैं, उसकी बेस पे आप वीज़ा अप्लाई करते हो। वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपको फॉर द 3 मंथ या 2 मंथ जो है ना वो आपको वीज़ा मिलता है। वो होता है वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा यहाँ पे आओगे आप, फिर उसके लिए आपको टीआरसी की ज़रूरत नहीं होगी। आप डायरेक्टली वो कंपनी जो है ना आपका वर्क परमिट अप्लाई करेगी और उसी को ही टीआरसी के इक्विवेलेंट कंसीडर किया जाता है। वर्क परमिट के ऊपर आपका किमलिक नंबर या आईडी नंबर मेंशन्ड होता है। तो ये वो कांसेप्ट है। फिर समझा रहा हूँ कि इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है, आप काइंडली इसको मिक्स अप मत कीजिएगा। अगर आपने खुद वर्क परमिट के लिए या कहीं यहाँ पे पहुँचने के बाद जॉब करनी है तो आपको टीआरसी मस्ट है। अगर आपने पाकिस्तान से ही अगर वर्क वीज़ा पर आ रहे हो तो फिर टीआरसी की ज़रूरत नहीं होगी। अब आ जाते हैं करंट सिचुएशन पे। करंट सिचुएशन टर्की में ये है कि टीआरसी टर्किश न्यू कमर्स को नहीं दे रहा, बल्कि जो पिछले भी थे उनकी भी रिजेक्ट्स हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शंस हो रही हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन भी उसकी वजह है और दूसरा कंजेशन हो चुकी है रशियन और ये यूक्रेन की वार की वजह से बहुत से लोग जो है ना वो बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे आ चुके हैं। उनको ऑलरेडी यहाँ पे जो है ना वो असाइलम की वजह से बहुत से लोगों को मतलब सेटल करना पड़ रहा है इनको। तीसरी मेन वजह वो आपको पिछले दिनों पता ही है कि जो डिज़ास्टर हुआ था और ज़लज़ले की वजह से टर्की ने अपनी जो लोगों हैं ना उनको ही ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं कि उनको हम यहाँ पे सेटल करें। 8 सिटीज़ के लोग हैं और आपको पता है कि उनको डिफरेंट सिटीज़ में इनको सेटल करना। पाकिस्तान जैसी गवर्नमेंट का तो हाल नहीं है ना कि जो जहाँ पड़ा उसको पड़ा रहने तो ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं। तो टीआरसी नहीं बन रही। अगर आप यहाँ पे आते हो, आपके पास टीआरसी के कुछ प्रोसेस हैं वो देखें। अब लेट्स से हम ये कहते हैं तो जो किसी दोस्त से मेरी बात हुई है जो टीआरसी हमारी जो उन्होंने प्रोसेस करवाई थी, वो आजकल कह रहे हैं जी हम 80% मतलब आपको गारंटी दे सकते हैं कि टीआरसी बन जाती है। 20% फिर भी रिजेक्शन है। अब उसमें टीआरसी आप अप्लाई करते हो, आपकी टीआरसी रिजेक्ट हो गई, तो वो 20% जो है ना अगर आप उसमें फ़ॉल कर गए तो आप रिस्क फैक्टर पे हो, आपके वो जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी ज़ाया जाएगी।
तो खुदारा सोच समझ के आइएगा। जब तक टीआरसी ओपन नहीं होती तब तक आप टीआरसी की बेसिस पे यहाँ पे आने की प्लानिंग ना करिएगा। या फिर आप वो डेफिनेटली अगर प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं या $70,000 में $75,000 मिनिमम आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो फिर टीआरसी अप्लाई हो जाती है, क्योंकि वो आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। ये है एक सिंपल कमर जो मेरे जैसा है। मैं उठ के यहाँ पे आया, पहुँचा, मैंने यहाँ पे आके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया और मेरी स्टे एक्सटेंड हो गया अप टू 1 ईयर। तो इसकी बेसिस पे 2 चीज़ें हैं, वो अपने माइंड में रखिएगा। तो ये वो सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, ताकि आप लोगों को पता हो कि आप आ रहे हैं। अब इससे आगे चलते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं जी मैं जाऊँगा वहाँ पे, नहीं टीआरसी मिलती तो मैं इल्लीगली वहाँ पे रह लूँगा और अपनी कोई ना कोई जॉब करता रहूँगा वहाँ पे। नो डाउट जॉब मिल जाती हैं, इल्लीगली भी आप कर रहे हो, कोई मसला नहीं। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, ओवरस्टे जब भी आपको पकड़ा जाएगा, आपको एक तो फ़ौरन डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और डिपोर्ट करने का तरीकाकार ये है कि आपको घर तक भी नहीं जाने देते कि आप कोई अपना सामान उठा सके वहाँ से। तो दूसरा ये है कि ओवरस्टे का फर्स्ट ईयर का जो फ़ाइन है, फर्स्ट ईयर नहीं, फर्स्ट मंथ का आई थिंक, या फर्स्ट मंथ का जो फ़ाइन है वो $50 है। और सेकंड मंथ और थर्ड मंथ ऑनवर्ड जितने भी मंथ्स होंगे उनका $10 पर मंथ का फ़ाइन आपको पे करना होगा और आपको फ़ौरन डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये तो हो गया एक बात। दूसरी बात ये हो गई कि आपके स्टैम्प जो आपकी प्रोफाइलिंग है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, उसके ऊपर आप 3 साल का आपका बैन लग जाएगा। आपको 3 साल का वीज़ा नहीं है, 3 साल तक आप टर्किश के वीज़े के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा ये कि आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसमें एक काला धब्बा लग जाएगा। नेक्स्ट टाइम ज़िंदगी का कोई पता नहीं, अल्लाह पाक कहीं भी किसी के लिए रोज़गार उस रिज़्क उस ज़ात ने देना है, तो हमें चाहिए कि वो जो प्रोफ़ाइल है ना वो ख़राब, मैं कम से कम अपनी बात करूँ तो मैं वो अफ़ोर्ड नहीं करता कि मेरी जितने कंट्रीज़ की ट्रैवल लिस्ट है, हिस्ट्री है, मैं उसके ऊपर ये काला धब्बा लगवा लूँ कि जी ये बंदा डिपोर्ट हुआ था ड्यू टू वायलेशन ऑफ द रूल्स। तो आप काइंडली इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, ये मत करिएगा। अगर करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, मेरा काम है मैं आपको लॉ के बारे में बता दूँ, तो ये फ़ाइन आपको पे करके फ़ौरन डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और जो आपको बंदा एम्प्लॉय करेगा उसको जुर्माना लादा होगा, वो जाने और उसका काम जाने, उसकी टेंशन हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है। तीसरी बात ये है कि अगर आपने प्रॉपर्टी ली है, यहाँ पे रह रहे हैं और उनकी फैमिली भी थी, आपकी फैमिली आपके घर पे, आपको वहीं से पकड़ लिया तो वो घर तक भी नहीं आने देंगे और आपकी फैमिली को अलग से डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, इनको माइंड में रखिएगा। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस वो हैं, कोई भी बंदा आपको शॉर्टकट की बात बता रहा है तो टर्की में शॉर्टकट नहीं है। इस चीज़ को आप ज़हन में रख लें, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई अंदर खाते की डील्स नहीं होती, सब ड्रामेबाजी है, पैसा बटोरने के तरीक़ाकार हैं, काइंडली उनसे बचिएगा। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।